Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, उम्मीद है, और बढ़िया ही रहिए, यही चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बज रहे हैं रात के 8। आज है तारीख हमारी 4 अगस्त और हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्लास कर रहे हैं और करेंगे भी इस बार। तो यहाँ पर हर चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। आज इंग्लिश की क्लास हो रही, काफ़ी दिनों बाद हो रही है, और इंग्लिश और मैथ ये सारे वैसे सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं फ़िलहाल के लिए अपनी अपनी जगह पर, लेकिन आज हम इंग्लिश की क्लास यहाँ पर करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूला करिए। जितना हो सके उतना आपका छोटा छोटा सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। फिर नेक्स्ट डे के लेवल ना एक एनर्जी रहती है कि नहीं जो करते हैं बच्चों के लिए कर देते हैं, ठीक है। चलो, आप ये देखो, ये इंग्लिश ना आपको पता है आपके जो डी.एड सेकेंड सेमेस्टर में था उससे काफ़ी कुछ मैच करता है। कुछ चीज़ें अलग है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम पूरा ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत हद तक सेम सेम भी है। तो हम वो चीज़ को रिविज़न कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा भी रहेगा और बढ़िया तरीके से कर भी लेंगे। तो आपकी जो सिलेबस में काफ़ी चीज़ें पूरी डिटेल में इस बार नहीं दी गई हैं, बहुत जितना सेकंड में था उतना इसमें नहीं दिया गया, कुछ कुछ है, तो उनके बारे में जानेंगे। तो आज जिसके बारे में हमको पढ़ना है ना, वो है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसको प्रत्यक्ष तरीका कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है ना, प्रत्यक्ष होता है। तो एक प्रत्यक्ष तरीका क्या है ना, उसके बारे में बताने का बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ये है एक्चुअल में क्या। तो जैसे आपको प्रश्न बनता है, आपने खुद भी देखा है कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में आपको लिखने को आएगा कि राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, मेरिट एंड डीमेरिट, समथिंग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे और डायरेक्ट मेथड के बारे में इस बार सिलेबस में दिया गया है आपके, तो ये कवर करना तो बनता ही बनता है। तो आप एक बात बताइए, क्या याद है आप लोगों को कि आप लोगों ने जब मेरे साथ पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में डायरेक्ट मेथड के बारे में, तो उससे क्या कुछ बातें याद हैं? एक भी पॉइंट आपको उससे रिमेंबर है? आज की इस अभी 4 तारीख को आपको कुछ याद है कि डायरेक्ट मेथड के बारे में क्या बात बताई गई थी, आपने क्या पढ़ा था? जिसको जो भी याद है कमेंट बॉक्स में आप सभी फिलहाल अपने आप से चेक करिए, लिखिए, एक दूसरे का खुद भी देखिए कि किस बच्चे को क्या याद है, क्या तैयारी आप लोग की चल रही है, कितना आपको याद है। अगर ऐसे भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तब भी चीज़ें आपकी अच्छी हो ही जाएंगी, ऑब्जेक्टिव सी बात है, ठीक है। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मैं बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है प्रत्यक्ष विधि, एक प्रत्यक्ष तरीका। हम यहाँ पर ये सारे मेथड्स को जब पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे नौनिहाल से जो बच्चे पढ़ने स्कूल में आते हैं उनको हम ईजिली कैसे पढ़ा पाएँ। अब वहाँ बाहर की लैंग्वेज कैसे सिखा पाएँ, घर की लैंग्वेज जो है लोकल भाषा उस पर कैसे उनको हम लोग एकदम कह सकते हैं कि पूरा परफेक्ट बना पाएँ, अलग अलग जगह की भी लैंग्वेज को कैसे सिखा पाएँ। तो ये इंग्लिश भाषा को सिखाने के लिए जो मेथड्स वगैरह बनाए जाते हैं उन्हीं के बारे में है। तो लिखा हुआ है, दिस अप्रोच ऑल्सो नोन एज ओरल और नेचुरल मेथड। ये जो एक अप्रोच है इसको हम ओरल और नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। ओरिजिनेटेड अराउंड 19, ये 90s के अराउंड में ओरिजिनेटेड हुई है, बनाई गई या उस समय मेथड को लॉन्च किया गया एज एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड। जैसे ट्रांसलेशन मेथड होता है ग्रामर में, उसी तरीके से ये एक ऑल्टरनेटिव भी उस समय बनाया गया, एक और भी ऑप्शंस को लाया गया। एट दिस टाइम टीचर वर स्टार्टिंग टू एक्सपेरिमेंट विद टीचिंग। उस समय क्या था ना कि जो टीचर्स थे वो पढ़ाने, तब बच्चों को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे ना, तो वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करते थे कि कैसे वो पढ़ाई लिखाई में कुछ एक्सपेरिमेंट करके उनको बता सकते, सिखा सकते हैं। एंड एजुकेशनल मॉडल्स एज अ प्रीवियस टेक्निक वर फॉलोइंग इन टू इम्प्रूव द स्पोकन कम्युनिकेशन। फिर ये धीरे धीरे आके कि जो बच्चों की कम्युनिकेशन बोलने वाली सही नहीं थी, उनको सिखा नहीं पाए, बच्चे डर रहे थे, सीख नहीं पाए थे, तो उसके लिए कोई ना कोई मेथड या तरीका ये खोजने को थे कि ले आते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया करते हैं जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो, बच्चा सीख पाए, समझ पाए। तो ओवरऑल कुल मिलाकर इस बात से ये समझना है कि जितने भी मेथड्स या जितने भी अप्रोच इंग्लिश ग्रामर में बने हुए हैं वो सारे के सारे बच्चों को इंग्लिश में अच्छा बनाने के लिए, कम्युनिकेशन की अच्छी करने के लिए, उनको उनकी वोकैब अच्छी करने के लिए, उनको ट्रांसलेट करने में ईजी हो, बाहर की कंट्रीज़ की लैंग्वेज को समझ पाए, इन सब के लिए ये सारे मेथड्स या ये सारी लैंग्वेज को लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। इतनी सी बात, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि चाइल्ड लर्न द मदर टंग नेचुरली। ये बात जानते हैं कि बच्चा जो मातृभाषा होती है उसको नेचुरली एक्वायर करके सीख लेता है। उसको उसमें जैसे हिंदी हम लोग को आती है तो क्या हिंदी की क्लास लेने कभी गए तो नहीं ना, तो सीख लेता है। तो मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली का मेथड ये होता है कि काफ़ी पॉपुलर मेथड हो जाता है और हम
धीरे धीरे करके चीज़ों को अपनी मदर संग से धीरे करके सीखते हैं। तो ये मेथड काफ़ी अच्छा और छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल हो जाता है। आगे बढ़िए, कुछ और बातें हैं जिनके बारे में जानते हैं। इसके बारे में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बात और लिखी हुई है जो मैंने काफ़ी हाईलाइट भी किया हुआ है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि द फोकस इज ऑन अ गुड प्रोनाउंसिएशन। द फोकस इज ऑन अ गुड प्रोनाउंसिएशन विदाउट स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ लैंग्वेज, नो ट्रांसलेशन, लेटर, ग्रामर एनालिसिस। इसमें ध्यान रखना है कि जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उनमें इनका फोकस ज़्यादा था, क्योंकि ये बात क्लियर है कि अगर आपका उच्चारण सही है तो आपकी वर्तनी गलत नहीं होगी। आप अगर उच्चारण गलत करेंगे तो आपकी वर्तनी डेफिनेटली गलत होगी, लेकिन अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो आपसे वर्तनी में जो दिक्कत है वो होने की चांसेस कम रहती हैं। आगे देखिए, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली यूजिंग टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज उनको यूज़ करके डायरेक्ट इंग्लिश को पढ़ाना बच्चों को प्रत्यक्ष तरीके से। हियर द टारगेट लैंग्वेज इज इंग्लिश। ए टीचर डजेंट यूज़ मदर टंग इन द क्लास। टीचर से मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली इंग्लिश को ही, इंग्लिश में ही, इंग्लिश से ही इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। जैसे इंग्लिश पढ़ाना है तो आप इंग्लिश में ही बातें करो, इंग्लिश में हर चीज़ बोलो, तो बच्चा सीखेगा, प्रयास करेगा। नो अदर स्टूडेंट आर अलाउड टू यूज़ इट। कोई बच्चे को भी नहीं अलाउ था कि वो हिंदी बोले। अगर इंग्लिश सिखाई जा रही है तो डायरेक्टली उसी भाषा को यूज़ करके टारगेट लैंग्वेज ही इंग्लिश रखी गई और उसी का यूज़ करके यहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है। जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में टोटली इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पर ऐसा है, और बाहर के बहुत सारे कॉलेजेस में ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर फिर और भी कुछ बातें दी हुई, लिखा हुआ है द ऑडियो मेथड इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मेथड। जो ऑडियो मेथड होता है वो भी डायरेक्ट मेथड के ऐसे ही माना जाता है, समझा जाता है, विच इन्वॉल्व थिंकिंग, जिसमें सोच इन्वॉल्व होती है, कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बातचीत कम्युनिकेटिंग में होती है, विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं। दिस कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, ये जो कम्युनिकेशन होता है ना बच्चे और छात्र में, बच्चे और टीचर में होता है, इज स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश। बस ये इतना रहता है कि बाउंडेशन भी रहती है, स्ट्रिक्टली होता है कि इंग्लिश में ही चीज़ें होंगी, तभी बातें होंगी। एंड द स्टूडेंट आर बैरिड फ्रॉम यूजिंग द नेटिव। अब बच्चे जो होते हैं बार बार अपनी मदर टंग में आ जाते हैं या लोकल भाषा में आ जाते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रहता है कि आपको वैसे होता है कि इंटरव्यूज़ देना है तो इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, तो वहाँ पर आप इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं बोल सकते हो, तो उसके लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है, इमेज अच्छी नहीं आती है। तो दिस वे हेल्प एवरीवन टू वर्क ऑन द स्पीकिंग लैंग्वेज एंड ट्राई टू इम्प्रूव स्टेप बाय। फिर इससे क्या होता है, बच्चा वो ये हो कि आप उसको उस वक्त मारो नहीं, डांटो नहीं, बस धीरे धीरे करके सीखेगा, तो धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वो सीख जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड वॉज डेवलप्ड बाय स्टडिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न दियर नेटिव टंग, कैसे वो उसको सीखते हैं। थिंक अबाउट हाउ टू लर्न टू स्पीक फर्स्ट लैंग्वेज, और कैसे वो मतलब इस बारे में सोचो कि हम कैसे उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं या उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ अ नेचुरल मेथड, ये एक नेचुरल मेथड है। दिस मेथड टिपिकली फोकस मोर ऑन स्पीकिंग लिस्टिंग, ये देन उसके बाद रीडिंग और राइटिंग, जो 4 स्किल होती है LSRW, उसमें ये जो मेथड है डायरेक्ट है, ये बोलने पे और सुनने पर ज़्यादा फोकस करता है कि बोलो और उच्चारण बोलो मुँह से, फिर कान से उसको सुनो। तो सुनने और बोलने वाली जो स्किल है, 2 स्किल, उस पर ये खूब अच्छे तरीके से काम करता है, लोगों को प्रेरित भी करता है। बच्चे ये रीडिंग और राइटिंग में थोड़ा सा कम फोकस करता है। तो अभी तक आपने जितनी बातें पढ़ी इससे क्या समझ में आया? जितनी बातें आपने अभी तक पढ़ी वो आपने यहाँ पे क्या समझा, क्या देखा, क्या जाना? अगर डायरेक्ट मेथड आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा था, आज आप फिर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको अगर लिखना होगा, छोटी बातें पूछी जाएंगी, जाहिर सी बात है, तो आप लोग सक्षम हैं, लिख लेंगे या नहीं लिख लेंगे? देखिए, अब इसके बारे में कुछ बेसिक प्रिंसिपल है कि कैसे क्या होता है, वो बताने के बाद एक बार मैं हिंदी में बताऊंगी ताकि आप उसको ध्यान से सुन पाओ। तो पहला है कि बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स है, मतलब वही रूल्स हैं कि कैसे कैसे आप क्या चीज़ करते हो। तो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड वर्ड, जो विचार है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं या जो वर्ड्स हैं जिन पे हमको बातें करनी, यूजिंग द मेथड ए लर्नर थिंक्स एंड स्पीक यूजिंग द सेम मीडियम। अगर आपको जैसे इंग्लिश के कोई वर्ड्स हैं या आपको इंग्लिश सिखानी है, बच्चे को इंग्लिश बतानी, तो आप वही वर्ड्स को यूज़ करो, आप वैसे ही बोलो, आप उसी मीडियम का यूज़ करो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पहली बार। दूसरा है ओरल, डायरेक्ट लिखने में मेथड एम्फसाइज ऑन ओरल प्रैक्टिस फॉर एवरीवन। अगर आपको इंग्लिश सिखानी है तो आप तुरंत कॉपी पेंसिल लेके लिखवाओ नहीं, ठीक है? आप उनको पहले फ्रैंकली एकदम बोले, जहाँ पे वो फंसते हैं तो वहाँ पर उनको रुके, और वो आप उनमें उसमें ऐड कर दो। जैसे होता है ना कि बच्चा कुछ बोल रहा है, समझ रहा है कि क्या बोल रहा है, तो वहाँ पर वो वर्ड आप बोल दो, तो वो आपका प्रोनाउंसिएशन सुनकर सेम बोल देगा। तो उसको जहाँ पर वो हिंदी बोलेगा वहाँ पर आप उसकी हेल्प कर दो। तो यहाँ पर स्पीकिंग वाला जो रोल है, स्पीकिंग की जो स्किल है, वो ज़्यादा डेवलप की जाती है और ज़्यादा कारगर भी होती है। और बच्चा बोलना जल्दी जल्दी बोलना आसान है, जबकि कॉपी में लिखना उतना टफ पड़ता है।
फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रामर को सिखाओ। दिस मेथड डजंट पुट एम्फोसाइज ऑन थ्योरेटिकल, मतलब जो ग्रामर के बड़े बड़े टेंस वाले रूल हैं उन पे नहीं जाते हैं। द मेन स्ट्रेस ऑन द फंक्शनल ग्रामर, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इनको तो जानना ज़रूरी है। कहाँ पर लड़की है तो शी यूज़ होगा, लड़का है तो ही यूज़ होगा, ये आना चाहिए। बाकी आप कहिए कि अगर आपको ये सब सिखाना है तो आप जाओ पहले टेंस पढ़ाओ, फिर और पढ़ाओ, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन करवाओ, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। जी नहीं, इंग्लिश ग्रामर किसी को अगर वो आती है, कोई बच्चा है उसको वो कहता है कि मेरे को इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, तो हाँ हम मान सकते हैं आती है, लेकिन वो कहे कि अगर मेरे को स्पीकिंग बहुत अच्छी आती है, तो इंग्लिश ग्रामर के बेस पे किसी की स्पीकिंग नहीं अच्छी हो सकती है। ठीक है, जानकारी होगी वो एक अलग बात है, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग करता है या जो स्पीकिंग वो बोलता है, इसको क्लासेस ली है, जो कुछ भी किया है, वो अगर कहता है कि मेरे को इंग्लिश आती है तो इसका मतलब उसको इंग्लिश ग्रामर आता हुआ, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। कम्युनिकेशन अलग है और ग्रामर का जो रूल है वो अलग है। तो आपको जब कुछ सिखानी है, जो बेसिक बेसिक प्रिंसिपल की चीज़ें हैं उनसे बच्चों को ज़रूर अवगत कराओ। पूरा ग्रामर नहीं बताना, लेकिन मेन मेन बातें आपको बतानी होगी। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है नो यूज़ ऑफ मदर टंग। मदर टंग की यूज़ करने के लिए पूरी सख्त मनाही होनी चाहिए। देयर इज़ द कंप्लीट प्रोहिबिशन, मतलब बाधित हो, रोका हो ऑन द यूज़ ऑफ मदर टंग के लिए। देयरफॉर लर्नर मेन फोकस इन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, बच्चों का मेन फोकस जो उनकी टारगेट लैंग्वेज है, जो उन्हें उद्देश्य बनाकर सीखना है, उस पर उनका दिमाग होना चाहिए कि हमको अपनी मदर लैंग्वेज को नहीं यूज़ करना है, हमको डायरेक्ट जो लैंग्वेज सीखनी उस पर दिमाग लगाना है। फिर लिमिटेड वोकैब, दिस मेथड एडवोकेट द यूज़ ऑफ, ये वकालत करता है लिमिटेड, ये छोटी छोटी लाइब्रेरी को क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं भरता है उसमें। डेली यूज़ के जो वर्ड है उनको बार बार सीखने को कहता है, उनका बार बार उच्चारण करने को कहता है, स्पीकिंग करने को कहता है। जिनकी रिक्वायरमेंट लर्नर को ज़्यादा पढ़ने वाली होती है, वो बोलते हैं कि अपनी डिक्शनरी में उन्हीं शब्दों को ले आकर रखो जो ज़्यादा बार आप यूज़ करो। ये नहीं कि आप पूरी डिक्शनरी अपनी डिक्शनरी में उतार लो, तो वो कॉपी कैट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेथड ये कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी बनाने की, बहुत ज़्यादा उसमें वर्ड को डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बच्चों को सिखाया। छठा स्टेप इसमें होता है कि सेंटेंस एज द यूनिट ऑफ स्पीच। हियर द यूनिट ऑफ स्पीच इज अ सेंटेंस, देयर इज एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग एंड कंप्लीट अ सेंटेंस। मतलब बच्चों को सबसे पहले, जैसे वाक्य एक बार में नहीं बोल सकता है कोई सेंटेंस को कोई बच्चा एक बार में नहीं बोल सकता है, जब तक वो धीरे धीरे करके एक एक शब्दों को नहीं बोलेगा। तो जब बच्चों को इसे एक एक शब्द को आप सिखा दिए, पहले वो क्या वगैरह बता दिए, वर्ड मीनिंग बता दिए, बहुत कुछ आपने हेल्प कर दी, तो एक एक वर्ड को जोड़ के उनको आप जो है स्पीच करना सिखाओ, पूरे एक सेंटेंस को स्पीच करना सिखाओ, बोलना सिखाओ। तो स्पीकिंग की स्किल भी डेवलप होगी, साथ ही साथ उनको वो पूरा जो वर्ड रहे थे, वर्ड जोड़ रहे थे, उस वर्ड को अच्छे से एक बार पूरा सेंटेंस बनाकर पढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर इसको बताने का मकसद ये था कि इसमें टोटल 6 स्टेप हो रहे हैं। अब देखो, एक स्टेप आपका ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ, दूसरा स्पीकिंग का हुआ, तीसरा फंक्शनल ग्रामर का हुआ, और चौथा आप ये देख सकते हैं नो यूज़ ऑफ मदर टंग हुआ, फिर वोकैब का हुआ, फिर तो ये 6 स्टेप फॉलो होते हैं जिनमें ये सारी बातें आती हैं। तो चलिए एक काम करिए, सबसे पहले जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, पहले तो फटाफट क्लास को लाइक करिए। इंग्लिश की क्लास थी तो थी नहीं, अभी है भी बहुत कुछ। डायरेक्ट मेथड अभी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट रहे क्लियर। लेकिन इससे पहले आप एक काम करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करिए। चलिए डू इट फास्ट, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए चलिए जल्दी से करिए जो ना किया हो। इससे आप क्या समझ रहे हैं? देखो दोस्तों, आपने जो डायरेक्ट मेथड मेरे से यहाँ पर अभी पढ़ा और देखा, उससे आपको कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि क्या क्लियर होना चाहिए? ये विधि जो होती है ना, इसका जो उद्भव हुआ है, मैं बता देती हूँ, कुछ चीज़ें ध्यान रखना। अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में। इसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ये अमेरिका में हुआ है, और सबसे पहले तो फ्रांस में हुई थी 1901 में, लेकिन बाद में अमेरिका के नाम से जानी गई है। ये जो विधि होती है ना, डायरेक्ट मेथड, ये आपके करके सीखने पर जोर देती, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ, ध्यान से नोट डाउन कर लो अगर कॉपी पेन लिया है। ये विधि आपके लर्निंग बाय डूइंग पे वर्क करती है। ठीक है, करके सीखने पर जोर देती है। ये विधि जो होती है आपको ना, इसमें आप जो है चित्रों का, आप इसमें पिक्चर्स का, आप इसमें डायग्राम्स का, इमेज का यूज कह सकते हो कि प्रत्यक्ष। जैसे आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना, तो पूरा स्केलेटन सिस्टम जाके लेके आओ मार्केट से खरीद के, और वहाँ पर आप जो है इनके बारे में देखो, तो वो चीज़ आपको, जैसे आपको स्टमक के बारे में पढ़ना, तो स्टमक स्केलेटन सिस्टम में कहाँ बना हुआ है, आंत कैसे बनी हुई है, आंत कितने प्रकार की होती है, तो ये दांत कितना होता है, वो हाथ कितना होता है, तो पूरा स्केलेटन सिस्टम लेके आते हैं, इसे कैसे पढ़ते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा भी हो जाता है।
और यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके बारे में, यहाँ पर इस लैंग्वेज को, इस मेथड को जब भी यूज़ करके पढ़ाया बताया जाता है तो इसमें कह सकते हैं कि जो मातृभाषा होती है, मदर टंग, उसको पूरा मना होता है कि आप मातृभाषा को यूज़ करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो, या उस टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए आप मातृभाषा को प्रयोग नहीं करोगे। और एक बात इसमें ये भी होती है कि इसमें ग्रामर की हेल्प नहीं ली जाती, इसमें इंग्लिश ग्रामर की जो हेल्प होती है वो बिल्कुल नहीं ली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बहुत सारी बातें इनमें हैं, समझ में आ रही है। ये मैं आपको बता रही हूँ हिंदी में पूरा पढ़ना, पूरा इंग्लिश में पहले पढ़ाया उसके बाद बताया। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका यूज़ करके ये चीज़ सिखाया जाता है। और हम इसमें स्पीकिंग का जो इसकी स्पीकिंग की स्किल होती है, या मौखिक जो ओरली हम बोलते हैं, उनका भी यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। और इस मेथड में क्या होता है कि इसमें इसको सिखाने के लिए दूसरी लैंग्वेज का यूज़ जो है, कहो कि दूसरी लैंग्वेज को सीखते हुए, मदर टंग का यूज़ करते हुए आप जो है ट्रांसलेट करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता है। डायरेक्ट ही हर चीज़ सीखी जाती है, क्योंकि इसका नाम ही डायरेक्ट मेथड इसीलिए पढ़ा हुआ है कि आपको जो कुछ भी पढ़ना है आप डायरेक्ट पढ़ो। यहाँ तक क्लियर हुआ, बात समझ में आई, हिंदी में पूरा बताया। अभी मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगी, ताकि आज के आपके इस टॉपिक्स में ये चीज़ें क्लियर हो, ताकि आप एक बार रिवीजन कर पाओ, समझ भी पाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से मेरे से पूछ भी पाओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर। फ्रेंड्स, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, समझ में सबको आ गई ना? 100% श्योर होके बोलना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, कि डायरेक्ट मेथड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है। मैं आपकी एक क्लास अभी कर रही हूँ, आपकी 2 क्लास मैं करूँगी, लेकिन कुछ दिन का वक्त मुझे दे दीजिए, क्योंकि अभी मैं आप लोग की नोट्स में प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लूँ फिर आपको, ताकि मुझे आसानी हो जाती है डेली करने में क्लासेस को, ठीक है। तो अभी एक क्लास हो रही है, आप एक देख लीजिए, बाकी फिर हम 1-2 दिन में आपके 2-2 क्लासेस कर देंगे। तो ताकि मेरा मोटो ये है कि हर सब्जेक्ट में आपके 1-1, 2-2, 3-3 चैप्टर एटलीस्ट इस अगस्त में हो जाने चाहिए। इसी टारगेट से मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। आपको लिखने को आएगा राइट एनी 2 एडवांटेज, राइट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं, तो एडवांटेज में कहता है द फोकस इज़ ऑन ओरल प्रैक्टिस। ओरल का मतलब मौखिक, वाइबा, वर्बल। इसका जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, इसका मेन फोकस, सारा केंद्रित जो पॉइंट होता है वो ओरल प्रैक्टिस पे होता है, जितना आप मुँह ज़बानी बोलोगे। देयरफॉर द प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव। इससे क्या होता है, आपके उच्चारण सही होते हैं, आपके इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं। जब आप अपने इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को सही करेंगे, आप अपनी स्पेलिंग को करेक्ट लिखेंगे। तो इनकी सबसे अच्छी एडवांटेज में यही है कि इनका पूरा फोकस आपके ओरल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट दूसरा है, इन टीचिंग वोकैबुलरी सच एज वर्ड, आइटम्स एंड फ्रेज जो होते हैं, दिस मेथड इज़ गुड। ये मतलब आपकी जो शब्दकोश है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। आपके पास ढेरों सारे शब्द हो जाते हैं इंग्लिश के, उनकी छोटी छोटी मीनिंग्स हो जाती है, और उसी के साथ फिर आप बहुत सारे वर्ड्स को बनाते हैं, आपके पास आइडियम फ्रेजेस भी हो जाते हैं। तो ये वोकैब को सीखने का, वर्ड्स को बनाने, वर्ड्स को ध्यान रखने का, वर्ड मीनिंग आएगी तो एक ही बात है, वर्ड और वोकैब, आइडियम फ्रेजेस वगैरह, तो ये मेथड बहुत अच्छा होता है। इनके थ्रू आप इनको आसानी से ग्रैप्स कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और उसके बाद तीसरा एडवांटेज इनका ये है कि एज देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थ्रू थॉट एंड एक्सप्रेशन। इसमें जो विचार होते हैं और जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो चीज़ आपका एक डायरेक्ट दोनों में संबंध होता है, क्योंकि जो विचार मन में आता है हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। इट हेल्प द लर्नर इन हैविंग गुड फ्लुएंसी। और ये जो लर्नर होते हैं, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, जिनको टीचर सिखाता रहता है, उनकी फ्लुएंसी भी काफ़ी धीरे धीरे करके मेंटेन होने लगती है। यूजिंग डायरेक्ट मेथड ए टीचर हेल्प स्टूडेंट हैविंग अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश। जब एक टीचर इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं, तो ये टीचर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए टीचर पढ़ाते समय इन मेथड्स को अपने कार्यक्रम में लेते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे को एक कमांड डेवलप्ड होती है, कि वो इंग्लिश के ऊपर उनको कमांड आती है कि हाँ हम भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की कोई भी संबंधित भाषा आसानी से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और भी कोई चीज़ हो तो कर सकते हैं। तो ये मेथड्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हर क्लास के बच्चों को सिखाने के लिए। 3 एडवांटेज हो गई।
चौथी एडवांटेज है इन दिस मेथड, इस मेथड में द टीचर प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल एंड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। आपने सूत्र पढ़े थे, शिक्षण सूत्र, उसी तरीके से यहाँ पर है कि ये पर्टिकुलर से प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, जो विशेष चीज़ें होती हैं उनको बताते बताते जो जनरल चीज़ें होती हैं वहाँ तक जाते, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आपने पढ़ा है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये स्पेशल से जनरल की तरफ बढ़ते हैं, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। तो ये मेथड काफ़ी कारगर होता है, क्योंकि पहले हम बच्चे को मेन बात बताते हैं कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ा, डायरेक्ट मेथड क्यों पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद डायरेक्ट मेथड से क्या, डायरेक्ट मेथड पढ़ाया जा रहा है तो क्या मदर जो आपने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ा था, क्या वो ख़राब था? क्या नहीं ना, सिखाया तो उसमें भी जा रहा था, इसमें भी सिखाया जा रहा है, तो दोनों में सिखाया जा रहा है तो बहादुर कौन, ये कोई बात नहीं है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, मेरे पढ़ाने का। अब यही डीएलएड की क्लासेस यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे चलती है और आप भी बहुत सारे चैनल्स पे पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको मिले होंगे, ठीक है। लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका अपना होता है। अपन तो बिंदास एकदम पढ़ाता है, बिंदास लाइफ जीता है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ जो पढ़ो ऐसा पढ़ो कि दिमाग में वो ये किताबी, ये तो किताबी भाषा है, लेकिन याद रहे, मोटा मोटा छाप रहे कि हाँ वो दिमाग पे छपा रहे। इस तरीके से पढ़ना है, वो रट्टा मारने वाला नहीं पढ़ना है। इसीलिए आपको चीज़ें वो लोकल भाषा में बताती हूँ जो आम तौर पर याद रहे। हम लोग हिंदुस्तानी भाई हिंदी से आराम से पकड़ के चलते हैं, वो याद भी रहता है, ठीक है, ध्यान रखो। चलो आ जाओ, तो ये बात समझ में आ गई क्लियर कट में। आगे चलते हैं ताकि ये चीज़ें भूलते नहीं है ना। अब यही डायरेक्ट मेथड आपको टेट में बहुत थोड़ा आता है, बहुत कम आता है टेट में, लेकिन आपके सीटेट में आता है, आपके सुपर टेट में भी आपको देखने को मिलता है। तो अब क्या करोगे, बार बार थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखो, इट मेक द टीचिंग इंग्लिश ईजियर। ये इंग्लिश की भाषा को आसान बना देते हैं, ईजी बना देते हैं। और यही नहीं, सारे मेथड्स बना देते हैं। आप एक बात बताऊँ, सुनो, जैसे एडवांटेज लिखो ना, तो सारे जितने मेथड्स या जितने अप्रोचेस हैं ना, इन सबकी एडवांटेज एक जैसी है। आप लोग परेशान रहते हैं, आप लोग ना स्ट्रैटेजी नहीं पकड़ते हैं कि मुझे करना कैसे काम है। तो सारे मेथड्स की एडवांटेज एक जैसी होती है, कुछ भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, डिसएडवांटेज तो अलग अलग होती है, लेकिन एडवांटेज एक जैसी होती है। सब में वही सारी चीज़ें होती हैं, उसमें मेथड ही तो है, तरीका ही तो है, विधि ही तो है। बस आपको कुछ चीज़ों को एक 4-5 वर्ड्स को, 4-5 लाइन को पकड़ना है और सब में लिख देना है। यही तरीका है आपको इंग्लिश अच्छे से, और यही सारे सब्जेक्ट को जैसे हम कॉपी लिखते हैं ना, ये तरीका, और सही भी सही होता है, काम भी हो जाता है। तो देखो इंग्लिश ईजी बना देती है। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ोगे तो उसकी एडवांटेज में यही लिखा रहेगा कि इस मेथड से इंग्लिश पढ़ना आसान होता है। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल मेथड पढ़ोगे तो उसमें भी यही चीज़। ऑडियोलिंगुअल मेथड पढ़ोगे तो वो और आसान होता है, उसमें तो जिंगल 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 बेल आवाज़ आती रहती है, तो लो बच्चों के लिए तो और अच्छा हो गया ना। तो वो चीज़ है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इट मेक द टीचिंग इंग्लिश ईजियर एंड मेक द प्लेजेंस, क्या लिखा है, प्लीजेंस ही लिखा होगा, एक सेकंड देख लेती हूँ वरना, हाँ, मेक द प्लीजेंस ए टीचर्स यूज वेरियस इमेजेस पिक्चर्स इलस्ट्रेट हिज हर पॉइंट। इलस्ट्रेट का मतलब कहते हैं काफ़ी और बढ़िया दस्तान से भव्य तरीके से आपको दिखाते हैं। अब आपको कोई स्टोरी बतानी है, आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताना, तो सोलर सिस्टम का ढेर सारा वीडियोस अवेलेबल होता है, ढेर सारी वीडियोस को प्ले कर दो तो बच्चे देखेंगे, बताओ ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये तारा है, पृथ्वी, बच्चों को अच्छा लगेगा, बच्चे सीख जाएंगे। तो आपको इंग्लिश में जब सिखाना है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो आप इमेजेस का, पिक्चर्स का इनका यूज़ करिए, दैट्स गुड फॉर स्टूडेंट, ठीक है। चलो छठा पॉइंट क्या है, दिस मेथड क्रिएट द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द इंग्लिश। ये इंग्लिश के लिए ना एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, क्लासरूम में, बाहर, कहीं भी। इससे क्या होता है, बच्चा काफ़ी इंटरेक्ट होता है, उसको समझ में भी आता है, और इन्वायरमेंट अच्छा है तो सीखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, सातवां, एज द यूनिट ऑफ स्पीच इन डायरेक्ट मेथड इज़ अ सेंटेंस। डायरेक्ट मेथड की जो यूनिट स्पीच होती है वो सेंटेंस होती है। स्टूडेंट लर्न टू स्पीक कंप्लीट सेंटेंस। बच्चा क्या करता है, इसमें वर्ड्स को जोड़ के पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलने का प्रयास करता है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचक के, उसके हिचकिचाहट के। सो दे गेट कॉन्फिडेंस विद कमांड ओवर गुड इंग्लिश। इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और कमांड आ जाती है गुड इंग्लिश में, फिर अच्छी इंग्लिश बोलता है, और क्या, ठीक है। 7 पॉइंट थे, क्या 7 पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट मिला जो दिक्कत किया, जिसकी इंग्लिश आपको नहीं समझ में आई? हिंदी में भी पूरा बताया, और लेकिन ये ध्यान रखना है कि कॉपी तो इंग्लिश में लिखनी है। आपने पहला पेपर बढ़िया दिया तो ये भी आप बढ़िया कर पाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज का पहला डिसएडवांटेज है ओइंग, ठीक है। ओइंग टू ओविंग भी लोग पढ़ते हैं,
Owing to overemphasis on the oral practice, the other skill namely reading and writing are ignored. इसका कहना ये है कि ये जहाँ जितने भी मेथड्स हैं ना, ये कोई दो ही स्किल को मतलब अच्छा बताते हैं, दो ही स्किल पे काम करते हैं, बाकी को छोड़ दें। तो रीडिंग और राइटिंग पे ये वर्क करते हैं, बाकी आर इग्नोर्ड इन अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये और सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, तो थोड़ा सा वो दिक्कत होता है। ठीक है, सबको साथ तो नहीं लिख सकते हैं ना चारों। फिर है एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट। जो एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं स्टूडेंट, मतलब मीडियम से भी नीचे हैं, स्पेशली फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ को ना जैसे बहुत बहुत ज़्यादा पिछड़े एरिया से आ रहा है, तो उनके लिए ये सारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है। तीसरा है इट इज़ एक्सपेंसिव, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव है, ये खर्चीला मेथड है। टीचर्स को इसमें टीचिंग एड व टीएलएम का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए खर्चीला भी पड़ता है। कहीं कहीं पर हमको डायरेक्ट लैंग्वेज के थ्रू, डायरेक्ट मेथड के थ्रू टारगेट लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसके मतलब वो पेड चार्जेस भी देने पड़ते हैं। आप स्पीकिंग कोर्स करने जाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे ना उसके, तो उसी तरीके से है। 3 पॉइंट। चौथा है फॉर दिस मेथड कम्पिटेंट टीचर मस्ट बी देयर। टीचर, इस मेथड के लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। बट देयर इज़ अ डेथर्ट ऑफ द, मतलब एक ख़राब बात ही इसमें है कि गुड इंग्लिश टीचर इन द कंट्री बहुत कम मिलते हैं। इनकम्पिटेंट टीचर कैन नॉट यूज़ दिस मेथड सक्सेसफुली। टीचर इंग्लिश के लिए तो थोड़े बहुत मिल भी जाते हैं, बट ये कहिए कि इस मेथड को यूज़ करके प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाएँ, कर पाएँ, तो वो टीचर कम मिलते हैं। इन द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग दिस मेथड कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल। अगर शुरुआत की स्टेज की बात करते हैं, जब यह स्टेज आया था ना, तो ये अनसक्सेसफुल था, उतना सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि टीचर्स नहीं थे, बच्चे उतना पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं दिखते थे, काफ़ी टफ पड़ता था। 6 पॉइंट है द बैकग्राउंड एट होम मस्ट ऑल्सो द फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप चाहते हो कि बच्चों को घर पे सिखा दो, डिस्टेंस के थ्रू सिखा दो, तो जो घर का माहौल है वो फ्रेंडली मेथड के थ्रू सिखाना है, तो आपको माहौल भी फॉरेन लैंग्वेज जैसा वहाँ पर क्रिएट करना होगा। द स्टूडेंट हुज पेरेंट कैन स्पीक इंग्लिश वेल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस मेथड। जिनके पेरेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं उनको ये सारे मेथड आसानी से आ जाते हैं, अदरवाइज बड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि माता पिता के साथ बच्चा ज़्यादा देर रहता है, वो हिंदी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, और वहाँ पर जाके इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो उसकी दिक्कत होती है। तो ये देखो दोस्तों, 6 डिसएडवांटेज बताई और मैंने 7 आपको एडवांटेज बताई। क्लास भी आज की मैंने लंबी की, आपको जो 15 मिनट की मिलती है उससे मैंने काफ़ी लंबी क्लास की, ताकि आपकी क्लास आपको छोटी ना लगे, क्योंकि एक क्लास होती तो आपको 10 मिनट की क्लास छोटी पड़ जाती, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं एक ही क्लास आपको दे रही हूँ तो उसको भी मैं आपको 20 मिनट 30 मिनट की देती हूँ, ताकि आप इतने टॉपिक में जब मेरे साथ पढ़ो तो कुछ सीख के जाओ। ठीक है, तो आज की इंग्लिश की क्लास मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छी होगी। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं डेली, वाजिद और नूर और मीनाक्षी, ये 3 बच्चे ऐसे हैं, और शालिनी, इन चारों का डेली मुझे एक कमेंट देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, काफ़ी खुशी भी मिलती है। मुझे उम्मीद है कि जब भी जो भी बच्चा देख रहा है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, एक कमेंट ज़रूर क्या करिए, उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहती हूँ कि नहीं मुझे बच्चों के लिए चीज़ करनी। और लास्ट है, फाइनल है, तो मिल के पढ़ते हैं, कर ले जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइलिंग।